चलो एनसीईआरटी एक्सरसाइज। शायद बोल रहा है, बता, शायद बदलना पड़ेगा। नहीं होगा। ये क्या है 10 मिनट वाला, क्या खेल चल रहा है ये है? मेरे को क्यों मिले सारे ऐसे नींदड़ से? ले, और रोइयो मत, इतने बजे चला जाऊं उतने बजे चला जाऊं, सो क्या है तो, और कल छुट्टी है परसों छुट्टी है हैं? टारगेट सेल्समैन है तू, टारगेट दे दूं तेरे को। उस दिन क्या स्टार्ट किया था? क्वाड्रेटिक के ना। वो आ रहा है ना तेरे उसमें, यूटी में आ रहा है ना। युवराज बड़ा ही बुरा हाल है तेरा फिजिक्स में तो। यही है तेरा टारगेट, और कोई टारगेट नहीं है, बस ये एक्सरसाइज। हाँ, एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना सबको, फिर सॉल्व करना। वो गाने नहीं गाने की, सॉल्व तो हो ही जाएगी, देखो इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन तो ठीक ही है, पूरा सॉल्व करना, एंड तक आंसर निकालना। हाँ हाँ, तो फोर्स हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 0.3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 6 इंटू 10⁻4 और 1 5, और नीचे आएगा 9 इंटू 10⁻⁻2, 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। सही था। नेक्स्ट, हाँ हाँ, पहले खुद सॉल्व करो, 2 मिनट लगाओ, फिर मैं करता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर इज, what is the distance between the two spheres, what is the force on the second due to first। बी पार्ट का आंसर तो डायरेक्ट है, what is the force on the second sphere due to first, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट है। फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट इज आल्सो 0.2, दोनों अलग अलग फोर्स थोड़ी एक्सर्ट करते हैं, जो 1 2 पे करेगा वही 2 1 पे भी करेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। यहाँ पे फोर्स दी है, डिस्टेंस निकालना है। नहीं तू मत देखना, आप बोल बोल के करते हो। नहीं चुप, शांति से करूंगा। का मतलब -6 ना।
9 में से 7 गए 2, 2 में से आपके -5, -5 -4। Next, check that the ratio Ke square by G MEMP is dimensionless. Look up a table of physical constants and determine the value. What does the ratio signify? देखो, ये जो रेशियो है ना, Ke square अपॉन G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, कह रहा है चेक करो कि क्या ये रेशियो डायमेंशनलेस है। हमने चेक करना है कि ये रेशियो डायमेंशनलेस है या नहीं। इसमें के क्या है? कूलम लॉ का कांस्टेंट 1/4πε0। ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एमपी है मास ऑफ प्रोटॉन। तो हम इसमें सबकी डायमेंशंस पुट करें और सबकी डायमेंशंस कट जाएं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 आ जाए, ये शो हो जाएगा कि ये डायमेंशनलेस है। लेकिन वो लंबा तरीका है। छोटा तरीका क्या है कि अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और यहां पे एक प्रोटॉन पड़ा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी GME बाय r², और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी K Q1 Q2। चार्ज तो दोनों का ही E होता है ना, K Q1 Q2 बाय r²। देयरफॉर अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें FE बाय FG, है ना, तो r² से r² कट जाएगा, Ke² बाय r² अपॉन GME बाय r²। तो हम इस तरीके से शो करेंगे, क्योंकि ये फोर्स की रेशियो है, फोर्स की रेशियो है, तो ये डायमेंशनलेस है। दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ, ये क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक, समझ आया? और यही इस पार्ट का भी आंसर है। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई? व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई? तो यही बता दिया मैंने, इट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between electrostatic force to gravitational force between electron and proton।
हम्म 160 आ रहा ना, पता नहीं ए बी सी से करके मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो तुम जो प्रोडक्ट आ रहा हो उसके फैक्टर्स बना के चेक करना पड़ता है। इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 160 के 2 की पावर 5 इंटू 5। तो इसमें पेयर वाइज सोच कि किन्हीं का सम या डिफरेंस 27 आ सकता है क्या, जैसे ये 10 हो गया, 1 2 3 4, ये 16 हो गया, 10 और 16 से 27 आ सकता है, नहीं आ सकता। 4 और 10 20 30, नहीं, 10 20 40, 4 और 40 से आ सकता है, नहीं आ सकता। फिर 3 ये ले ले, ग्रुपिंग कर करके देख, 8 हो गया ये, 10 20, 20 और 8 से आ सकता है, नहीं आ सकता, तो आ ही नहीं रहा ना। चलो मैंने सही इक्वेशन बनाई है, देख लो। इक्वेशन सही बनाई है इसकी सेकंड वाले की, ये 16x² x से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम इसको, तो 16x² माइनस 27x माइनस 10, हाँ सही है। तो ये फैक्टराइज क्यों नहीं हो रहा, हो ही रहा होगा, फिर हो ही रहा होगा। और पेयरिंग करके देखो, 1 2 3 4 5, 32 और 5, अच्छा हमने वो ग्रुप नहीं लिया ना, ये देख, ये 32 और ये 5, 32 और 5 27। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन का मतलब बताया था कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का ही एक मल्टीपल होगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल होगा। So explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized. The statement electric charge of a body is quantized mean that electric charge exists only in discrete, indivisible units, typically multiples of elementary charge E. E means 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. सेकंड पार्ट देखो और इसको समझ लो। सेकंड पार्ट को बाद में लिखना, पहले समझ लो, समझो सेकंड पार्ट को। Why one can ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic charges। कह रहा है कि हम अगर बड़े चार्जेस के साथ डील कर रहे हो तो हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं। देखो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी पे इतना चार्ज है, अगर किसी बॉडी पे इतना चार्ज है, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि उस पे चार्ज होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 3.2 इंटू 10⁻⁻19 के बीच में चार्ज नहीं हो सकता। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसके बीच की कोई वैल्यू सोचो, जैसे कि 2.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज कभी भी किसी बॉडी पर नहीं हो सकता। समझ में आया? क्योंकि इसका मतलब है कि इस वैल्यू का मतलब क्या है कि उस बॉडी से एक पूरा इलेक्ट्रॉन निकला और एक इलेक्ट्रॉन का छोटा सा पीस निकला है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन या किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो इस बॉडी के चार्ज का मल्टीपल होगा। बट अगर हम देखो नॉर्मली अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसे कोई मास पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो मास की कितनी वैल्यू ले लेगा, कितनी ले लेगा, तुम कितनी, बचपन से मैथ्स करते आए हो, साइंस करते आए हो, डेसिमल के बाद ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यूज ली हैं तुमने, कितनी डिजिट्स ली हैं? 4 5, ठीक है।
अगर कोई साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो डेसिमल के बाद या कहीं पर कोई भी मैक्रोस्कोपिक बड़ी बड़ी बॉडीज के चार्जेस में डीलिंग हो रही है, तो डेसिमल के बाद कोई 19 डिजिट्स थोड़ी लेगा कभी। कितनी लेगा? 4 लेगा, 5 लेगा। अगर मैं डेसिमल के बाद 19 डिजिट्स लेता हूं तो मैं 19th डिजिट के बारे में कह सकता हूं कि 19th डिजिट अगर अभी 2 आई है तो 3 नहीं आ सकती, 4 ही आएगी, या 4 आई है तो 5 नहीं आ सकती, 6 ही आएगी, या 6 आई है तो 8 ही आएगी। समझ आई ये बात? ये सुनी नहीं रही तू? इधर क्यों नहीं ध्यान देती? मेरे समझ नहीं आता, हर 2 मिनट के बाद तूने यहां से अपना मुंह हटा लेना। मेरे को इतनी क्लासेस होगी देखते हुए, आधी चीजें तू समझ के जाती है, आधी नहीं समझ के जाती। अरे अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं लिख भी तो रहा हूं साथ साथ। तो क्या की शर्म आ रही है क्या? तो बहुत बार कभी मुंह नीचे कर लेगी, कभी ये भी। हाँ, इससे फिर बोलो तो कह रहा सुन रहा हूं। अरे क्लास में सुनना भी है, देखना भी है, बोलना भी है, लिखना भी है। तुम कह सुन तो रहा हूं, सुनने से तो कुछ हो, सुनना 25% है, तो पूरा ध्यान इधर दो, तब पूरी बात समझ में आएगी। आधी बात समझने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई चार्ज के साथ डील कर रहा है, पता है तो तू अभी भी जा सकता है, मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है। रिकॉर्डिंग क्लास खत्म होते ही भेज दूंगा। नहीं, मैं भेज दूंगा। ये एक पढ़ाने वाले के लिए ना ये इतनी इरिटेटिंग तो है ही, चलो वो अलग बात है। इतना उसको मतलब डी एनर्जाइज करने वाली सिचुएशन होती है कि जब सामने बैठे बंदे जो हैं वो उनमें एनर्जी ना हो, वो इंटरेस्ट से सुन ना रहे हो। सबसे कम मजा मुझे तुम्हारे बैच में आता पढ़ाने में, जितने में बैचेस पढ़ा। सॉरी बट ये फैक्ट है। मुझे इसकी अटेंटिवनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास में, ये भी मैं बता दूं, कहीं वो साथ में लपेटा जाए बेचारा। ठीक है, लेकिन तुम दोनों से ना मेरे डिसअपॉइंटमेंट तो क्या मतलब, मेरे को ऐसा सच कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा कोई अच्छा करियर बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए। सिंपल सी बात है ना, कि मैं इतना कोई परेशान मरा नहीं जा रहा हूँ उस चीज के लिए। मेरे को उस चीज से मतलब है कि अगर मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो मेरे अंदर पूरी एनर्जी होनी चाहिए उस चीज को पढ़ाने के लिए। अब वो आती है तुम लोगों को देख के। जिस दिन तुम अटेंटिव हो, सवाल पूछ रहे हो, साथ साथ नोट कर रहे हो, डबल एनर्जी हो जाती है, 4 चीजें एक्स्ट्रा बता जाता हूं। और जब रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट वो थोड़ी ना है कि तुमको आना ही है क्लास में। इफ यू आर नॉट फीलिंग एनर्जेटिक, तुम बाद में देख लो ना आराम से बैठ के। फिर उसमें गिल्ट होती है ना कि क्लास मिस करें, लेकिन चाहे लास्ट की तरह बैठे रहो यहाँ। तू तो रहने ही दे, तू इधर मत देख इन बातों, तेरे से बड़ी लास्ट तो कोई है नहीं यहाँ। अभी इधर इधर से इसकी आवाज आने लगे, सर जान सर जान। सीधे बैठो, अटेंटिव बैठो, 2-4 सवाल भी पूछो बीच में। भाई कौन हो तुम लोग? कोई जानवान नहीं है तुम्हारे अंदर। अभी नीचे देखूंगा है कि नहीं, भागे फिर रहे होगे इधर उधर। सीधी बैठ जा। तो सीधी तो हूँ। ये क्या तू, ये लो सर, लो। हाँ, और ढंग से सीधी बैठ और इसको ठीक से लिख। ऐसे सर टिका के नहीं लिखना है इस पे। ध्यान से सुनो, अगर कोई मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के चार्जेस में डील कर रहा होगा तो डेसिमल के बाद वो ज्यादा से ज्यादा कितनी डिजिट्स ले लेगा? 4 ले लेगा, 5 ले लेगा। मैं कह रहा हूं चाहे 10 ले ले, 15 ले ले, लेकिन 19 तो नहीं लेगा। अगर वो 10 डिजिट्स भी ले लेता है तो क्वांटाइजेशन कहीं नहीं बची। अगर उसकी बॉडी पे चार्ज है, जिस बॉडी पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मान लो उसकी बॉडी पे ये चार्ज है,
तो क्या हम बोल सकते हैं, देखो उसने डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स ली डेसिमल के बाद। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये वाली डिजिट 7 के बाद 8 नहीं हो सकती? होगी ही, क्योंकि जो भी चेंज आएगा एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे वो तो 19वीं डिजिट में आएगा ना। ये तो 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, ये तो सब कुछ ही हो सकती है। तो क्वांटाइजेशन कहां बची? समझ में आया? अगर हम बड़े, देखो बड़े चार्जेस के साथ डील कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन के साइज के चार्जेस के साथ डील नहीं कर रहे हो, तो बड़े चार्जेस के साथ डील कर रहे हो तो तुम ये बोल सकते हो कि 1 कूलम चार्ज हो सकता है लेकिन 1.2 कूलम नहीं हो सकता। हो सकता है ना, 1.1 भी हो सकता है, 1.11 भी हो सकता है, 1.12 भी हो सकता है। तो जब बड़े चार्जेस के साथ डील कर रहे हो तो क्वांटाइजेशन की कहीं नीड नहीं है ना, होती है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन तब होती है जब हम इतने छोटे चार्जेस के साथ डील कर रहे हो कि डेसिमल के बाद 19 डिजिट पे कोई चेंज आ रहा हो, उससे भी हमें फर्क पड़े, जो जनरली नहीं पड़ता ना। क्योंकि अगर तुम फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ट्रांसफर होता है, तुमने ऐसे रब किया और लाखों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो हमेशा ज्यादा चार्ज की बात होती है। तो एक एक्चुअल साइंटिफिक फैक्ट ये है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, और प्रैक्टिकल फैक्ट ये है कि उस क्वांटाइजेशन से हमको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। तो मतलब चार्ज अनक्वांटाइज्ड वे में ही बिहेव करता है। सो why one can ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is large scale charges? तो आज स्कूल भी नहीं गई थी ना, तो इतनी ढीली क्यों है? Quantization of electric charges, charge becomes significant only at microscopic scales where individual charge carriers are considered. At macroscopic scales, the immense number of charges averages out, making quantization effects negligible. समझ में आया? ये क्वेश्चन आएगा, ये वाला आंसर इसका लिखना है तुम, ठीक है? लिख लो। कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम पहले निकाल लिया करो तुम। रुक एक, अच्छा सुन सुन, ये हिला मत दियो, इसकी ये टूटा हुआ है। अरे ट्राइपॉड स्टैंड, धैर्य थोड़ा आ गया। तू इधर आ जा, ये सुस्ती वस्ती ना सिर्फ दिमाग की सोच है। स्विच ऑन स्विच ऑफ करके उसी वक्त तुम एनर्जेटिक हो सकते हो अगर चाहो तो, उसी वक्त। एक सेकेंड। भूख 4 बजे से थोड़ी लग रही होगी, तो खा के आ जाया करो। कुछ देखो देखो, कुछ तो ऐसा करो कि जब तुम क्लास के लिए आओ तो तुम पूरी तरह से अटेंटिव हो, एनर्जेटिक हो, और तुम्हारी कंसंट्रेशन पूरी यहाँ हो, पढ़ाई से रिलेटेड सवाल पूछो। हिला मत मायरा, हिला मत, ठीक है? कुछ करो, देखो कहाँ पे कमी पड़ रही है, अपने आप को थोड़ा सा देखो और उस चीज को चेंज करो नेक्स्ट क्लास से। नहीं तो तुम्हारा जो बर्डन है ना वो डबल हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ क्लास में जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ सीख के जाओ तो तुम्हें घर जाके कम पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटा यूटिलाइज करो, है ना? तुम ये सोचो कि उस 1 घंटे में तुम कितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें कर सकते हो, 1 घंटे में तुम कितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा उसको यूज कर सकते हो, ताकि वही चीजें दोबारा तुम्हें ना करनी पड़े, ताकि तुम्हारा बाद में टाइम बचे। तुम यहाँ पे आधा कुछ सीख के जाओगे, उतना भी भूल जाओगे क्योंकि वो ठीक से नहीं सीखा होगा। फिर तुम्हारे माइंड में चलता नहीं रहता कि ये भी करना है वो भी करना है, इतने सारे टास्क हो जाते हैं, फिर करने का मन नहीं करता। तो जो 1 घंटा यहाँ पे मिला उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लो ना, और वो एनर्जेटिक होने से ही होगा। खाना वाना खा के आओ, कोई था नहीं था, तुझे भी पता है कि अगर तू चाहे कुछ तो जुगाड़ हो ही सकता है ना।
कुछ तो जुगाड़ हो ही सकता है। फिर एक इस चीज को ना देखो, एक जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं ना, उनमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो सब में कॉमन होती है कि वो क्लास में बहुत ज्यादा अटेंटिव है और जो चीज पढ़ाई जा रही है ना उसमें बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। फिर उन्हें घर जाके टाइम जो है वो बचता है, मतलब उतना लगता नहीं है उनको। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both. A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. कह रहा है कि जब दो बॉडीज को रब करेंगे, इन दोनों को रब किया, ए और बी को, इनको रब किया, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ और इस पे एक नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ। कहता है ऐसे कैसे चार्ज आ गए? चार्ज कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि इस पे टोटल चार्ज 0 है, तो चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये क्रिएट हो कैसे रहे हैं? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एप्लीकेबल कैसे हुआ? तो ये क्रिएट नहीं हो रहे हैं, ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम पे टोटल चार्ज है बिफोर रबिंग, इस सिस्टम पे टोटल चार्ज है 0, और रब करने के बाद भी टोटल चार्ज क्या है? 0, बिकॉज दोनों पे हमेशा 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 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही अपीयर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो या दोनों पे नेगेटिव हो, या दोनों पे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अपीयर हो रहा है तो दोनों का साइन अलग हो, ऐसा कभी नहीं हो। ठीक है, सो यस, this observation is consistent with the law of conservation of charge because charge appearing on each body is equal and opposite to other. ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। फोर पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम and -5 microcoulomb are placed at the corners of square ABCD of side 10 centimeter. जब हम डायगोनल लेते हैं तो हम उसको वेक्टर कंपोनेंट से डिवाइड करते हैं। हाँ हाँ, फिर हम उसका एफ नेट निकालते हैं तो वो हाँ। रिजल्टेंट से निकालते हैं। हाँ, बट हम जो जैसे 2 किलो है उसका तो नहीं निकालेंगे ऐसे अंडर रूट करके। नहीं, क्या नहीं निकालेंगे? कंपोनेंट। जैसे एफ हमको जिस चार्ज पे फोर्स निकालनी है, हम इंडिविजुअल अलग अलग चार्जेस की वजह से देखेंगे उस पे फोर्स क्या है और उन सारी फोर्सेस का वेक्टर रिजल्टेंट निकालेंगे। मान लो कौन सी चार्ज, इसकी बात करें, इसकी बात करें, कौन किसको लगाएगा? पहले तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो ये होना चाहिए कि हमें किस पे नेट फोर्स निकालनी है, ये बताओ। क्वेश्चन छोड़ो, तुम्हारा क्या है? -5 इस पे निकालनी है नेट फोर्स, ठीक है। वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ बट मान लेते हैं। तो ये क्या करेगा? इसको एक एक करके सोचो कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ये अपनी तरफ, वो भी। और ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी? इक्वल। और इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा? ठीक बीच में।
ये क्या करेगा, किधर, तो इस ये डायगोनल के अलॉन्ग होगा ना, तो ये इस पे है ये तीन फोर्सेस, एक दो तीन, तुम्हें निकालना है इन तीनों का रिजल्टेंट। इन तीनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, जो एक्स और वाई में है उन्हें मत छेड़ो, जो बीच में है उसके कंपोनेंट्स बना के एक्स वाले ऐड कर दो, वाई वाले ऐड कर दो, एक्स वालों के साथ आई कैप लगा दो, वाई वालों के साथ जे कैप लगा दो। इसका तो जीरो है। हाँ, तुम बताओ तुम्हारी क्या कंफ्यूजन है। What is the force on charge of 1 microcoulomb placed at center of square? यहां पर एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, उस पे निकालनी है हमने फोर्स। What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of square? तो सोचो, इस पे निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे दिखाई दे रहा है इस पे नेट फोर्स जीरो होगी। ये क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों पे बराबर, दोनों बराबर उससे करेंगे। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये भी दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों फोर्सेस कट जाएंगी और ये भी कट जाएगी, इस पे नेट फोर्स आएगी जीरो। समझ आया कि नहीं, रुक जाओ, आ गया, जाने वाली शक्लें नहीं बनाओ। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, वैसे टाइम हुआ क्या है, अभी तो टाइम है। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो कॉन्टिन्यूअस हो सकती है, वो बीच में ऐसे रुकेगी नहीं, वो बीच में रुकेगी नहीं। क्यों, क्योंकि ये फील्ड की प्रॉपर्टी है कि कोई भी फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, वो बीच में कहीं पर भी रुकती नहीं है, इन्फिनिटी तक जाती है। तो अगर फील्ड इन्फिनिटी तक जाएगी, वो फील्ड की प्रॉपर्टी है कि फील्ड एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो है, वो फील्ड की प्रॉपर्टी है। तो अगर फील्ड इन्फिनिटी तक जाएगी तो फील्ड लाइन भी इन्फिनिटी तक जाएगी। Field lines represent continuous electric field flow. Break would suggest abrupt changes contradicting the continuous nature of fields and charge distribution principles. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल्स, कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, कह रहा है वो गलत हो जाएंगे अगर फील्ड लाइन बीच में रुक गई। और दो फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती, उसका तो तुम्हें पता ही होगा आंसर, दो डायरेक्शंस हो जाती है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सोचो, two point charges this and this are located 20 centimeter apart in vacuum. Three microcoulomb minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart.
व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी। मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सोचो, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां हम एज्यूम करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो किधर जाएगा। अगर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये उसको क्या करेगा, रिपेल। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, और ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, और दोनों बराबर होंगी क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो 2E नहीं हो जाएगा ये। E होगा, एक चार्ज Q से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो E होगा 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q बाय R स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 20 0.2, 0.2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 10⁻²। सॉरी 10 10 10 आ रहा है, जोश आ रहा है, आ रहा है, होश आ रहा है। फोर इंटू 10⁻⁻, फिर वही लिख दिया मैंने, इतने सस्ते नशे। 10⁻⁻² बचेगा सर, न्यूटन पर कूलम। सो E इज 27 इंटू 10⁵, 27 इंटू 10⁵। तो नेट फील्ड क्या है, 2E, यानी 2 इंटू 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, दैट इज 54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। And if a negative test charge of magnitude, this is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया गया हो 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब का, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगती है। तो इसको फोर्स लगेगी इधर, और एक चार्ज Q को E इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगती है QE, जो कि अलग फॉर्मूला नहीं है, कूलम लॉ से निकालोगे तो भी यही आएगा। तो इसको तुम Q से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स हो जाएगी Q E, ठीक है। 54 प्लस 27, 64 74 84, 81 इंटू 10⁻⁻। A system has two charges, this and this, located at points 0 0 -15 and 0 0 +15. What are the total charge? क्वेश्चन नंबर 9। 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 9वां क्वेश्चन, व्हाट आर द टोटल चार्ज? टोटल चार्ज इज 0। देखो कहां पर पड़ा है ये बताओ, ये जो चार्जेस हैं ये कौन से एक्सिस पे पड़े हैं, एक्स पे, वाई पे या जेड पे? जेड पे पड़े हैं ना। तो इसको x ले लो, इसको y ले लो, और ये हमारा z हो गया। तो इस वाले पे पड़े हैं चार्जेस 0 0 -15। तो चार्ज A पॉइंट है ये, A 0 0 -15, और इस पे पड़ा है नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला। हम x और y भी दिखा रहे हैं। फील
और B 0 0 0 0 प्लस 15, यहां पे नेगेटिव वाला पड़ा है, माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻⁻7 कूलम। तो ये क्या है, ये डाइपोल है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज अ डाइपोल। टोटल चार्ज 0, और डाइपोल मूवमेंट होता है आइदर चार्ज कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू डिस्टेंस कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू है, डिस्टेंस लेते हैं टोटल यहां से लेकर यहां तक 30 हो गया ना, 0.3 सेंटीमीटर, 30/100, तो कूलम मीटर। सो ये आ गया मेरा 0.3 से इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 0.75 इंटू 10⁻⁻7 यानी 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। ठीक, क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10। An electric dipole with dipole moment 4 into 10⁻⁻9 coulomb. Dipole moment 4 into 10⁻⁻9 coulomb is aligned at 30 degree with the direction, थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, with the direction of uniform electric field of magnitude E, magnitude 5 into 10⁻⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of torque acting on the dipole. Calculate the magnitude of torque acting on the dipole. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। तो बस टॉर्क इक्वल टू P 4 इंटू 10⁻⁻9 इंटू E 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन 30 डिग्री विच इज 1/2। अब 1/2 से इसको काट देंगे, यहाँ 1/2 रख के 2 से 2 काट देंगे, तो 2 इंटू 5 10 इंटू 10⁻⁻9 और 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। सो इट इज 10 इंटू 10, ये हो गया 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर, 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। ठीक है, 10⁻⁻4 न्यूटन। हाँ, न्यूमेरिकल्स ही होंगे, थ्योरी तो अब कम ही रह गई है, लेकिन सबसे ज्यादा चांस है कि उसमें जो क्वेश्चंस होंगे ना वो होंगे 2024 वाले पेपर से और इस साल वाले CBSE सैंपल पेपर से, और वो क्वेश्चन मैंने डाल दिए वर्कशीट्स के अंदर। जो तुम्हारे यूटीज और हाफ ईयरलीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो वर्कशीट्स के अंदर डाल दिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें से आएगा, और बाकी आएगा इधर उधर के छुटपुट न्यूमेरिकल्स SL वगैरह में जो है। तो अगर तुम
देखो तुम्हारा जो प्रोसीजर है प्रिपरेशन का, तुमको करना है एनसीईआरटी, और ऐप पे नोट्स वाले फोल्डर में बहुत बढ़िया नोट्स है चैप्टर वाइज, वो नोट्स अपने साथ रखना। लेकिन वो नोट्स पढ़ने के लिए नहीं है, वो नोट्स रिवाइज करने के लिए है, ठीक है। तो पहले चैप्टर पढ़ना, चैप्टर नहीं आता, कोई टॉपिक नहीं आता, मेरी रिकॉर्डिंग से पढ़ना, एनसीईआरटी से पढ़ना, ये दो चीजें। जब चैप्टर आ जाए उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बाद मेरी वर्कशीट्स, जब ये हो जाए फिर किसी और चीज पे जाना, वरना जो तुम्हारे क्वेश्चन जितने आने वाले हैं वो तो इन्हीं सब में कवर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आना ही क्या है, एनसीईआरटी और पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर। पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर पुराना तो कोई नहीं देगा टीचर, ये भी याद रखना। अगर तुम्हारे पास कोई पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर की बुक है तो कोई टीचर 3-4 साल से पहले का क्वेश्चन नहीं देने वाला। वो 10 ईयर वाला हिसाब किताब अभी खत्म हो गया, क्योंकि ये नए पैटर्न पे चल रहा सब कुछ। तो तुम पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चन कर लेना, मेरे से बुक ले जाओ, पास्ट ईयर क्वेश्चन है कि हर पब्लिशर की किताब पढ़ी है। लेकिन लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है पता है इसके अंदर, एसएल के न्यूमेरिकल्स, वो बिल्कुल बाद की बात है। एसएल, जैसे एसएल अरोड़ा उठा के तुम कर रहे हो, वो एसएल अरोड़ा एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नहीं होती, वो प्रैक्टिस के लिए होती है। तुम्हारा परसों एग्जाम है, तुम आज एसएल अरोड़ा उठा के करने बैठ गए, ये गलत है, इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। अगर तुमको एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गए, वर्कशीट्स तुमने कर ली, पीवाईक्यूएस आ गए, टाइम बच गया, कर लो एसएल अरोड़ा। और अभी तुम्हारा दूर दूर तक कोई एग्जाम नहीं है, तो ये बढ़िया टाइम है एसएल करने का। अपने आप को ना दो उसमें डिवाइड करके चलो कि जो तुम पढ़ाई कर रहे हो वो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है या प्रिपरेशन के लिए। प्रैक्टिस के लिए है तो करो एसएल, करो और किताबें उठाओ, न्यूमेरिकल लगाओ। प्रिपरेशन के लिए एसएल की कोई जरूरत ही नहीं उसके अंदर। प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी और पीवाईक्यूएस। अब पीवाईक्यूएस के मतलब नहीं है तो वर्कशीट्स उठा लो, क्योंकि उसमें भी तुम्हारे पास टाइम कम है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले करना चाहते हो तो वर्कशीट्स उठा लो। वर्कशीट से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं एनसीईआरटी के बाद। एनसीईआरटी के तो ये रहे न्यूमेरिकल सारे। पॉलीथीन, a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 raised per minus 7 coulomb. Estimate the number of electrons transferred. पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज है इतना, 3 into 10 raised to power minus 7 कूलम। Q क्या होता है, Ne, तो N हमने निकालना है, तो N into 1.6 into 10 की पावर minus 19 इक्वल टू 3 into 10 की पावर minus 7 कूलम। तो N हो गया 3 into 10 की पावर minus 7 अपॉन 1.6 into 10 की पावर minus 19, यानी 3 into 1 अपॉन 1.6 हो गया तुम्हारा 0.625 into 10 की पावर minus 19 और minus 7 प्लस 19 10 की पावर 12। लेकिन मेरे को वैल्यू याद है जब 1 अपॉन 1.6 की, तो वो तुम भी याद रखो, क्योंकि ये रेसिप्रोकल बहुत बार जरूरत पड़ती है। 1 अपॉन ई वाले की रेसिप्रोकल की जरूरत बहुत बार पड़ेगी। तो 6 into 3 कितना होता है, 1875 हो गया। ये 1.875 into 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो पूछ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम विच टू विच, कहां से गए। पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल, और नेगेटिव चार्ज किस पे है, पॉलीथीन पे, तो इलेक्ट्रॉन गए वूल टू पॉलीथीन। इलेक्ट्रॉन्स गए वूल टू पॉलीथीन। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास, कह रहा मास ट्रांसफर हुआ है क्या, यस भाई। इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी पार्टिकल तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन में तो मास होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो मास ट्रांसफर हुआ है, हालांकि वो नेग्लिजिबल है, लेकिन आंसर है यस। फिर वो पूछे कि देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ मास दैट इज ट्रांसफर्ड। तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, दिस इनटू द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन विच इज 9.11 into 10⁻³ kg। आगे बढ़े। Two insulated charged copper spheres A and B have their center separated by 50 centimeter. Two insulated copper spheres A and B have their centers separated by 50 centimeter. Centers के बीच का distance है ये, centers के बीच का distance ये 50 centimeter. So half meter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if charge on each is 6.5 into 10⁻⁷? अब ये क्वेश्चन देने की क्या जरूरत है? 6.5 into 10 की पावर -7, इस पे भी 6.5 into 10 की पावर -7। ठीक है, ये क्वेश्चन देने की क्या जरूरत है? तो सीधा कूलम लॉ का क्वेश्चन दे दिया उठा के। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये निकल के आ रहा है कि जो कूलम लॉ है, कूलम लॉ इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस, और ये पॉइंट चार्जेस नहीं है, ये तो बड़े बड़े स्फीयर्स हैं, पॉइंट चार्जेस नहीं है। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू पॉइंट चार्जेस, और ये पॉइंट चार्जेस नहीं है। तो क्या हम इस पे कूलम लॉ लगा सकते हैं? यस, लगा सकते हैं। अगर ये किसी और शेप की बॉडी होती तो नहीं लगा सकते थे, लेकिन स्फेरिकल बॉडी ऐसे बिहेव करती है जैसे उसका पूरा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो स्फीयर पे जो चार्ज है वो चार्ज तो उसके सेंटर पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है ना, तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। इसलिए याद रखना, अदर देन पॉइंट चार्जेस अगर हम किसी चीज पे कूलम्स लॉ लगा सकते हैं तो वो क्या होती हैं? स्फेरिकल बॉडीज। बस बाकी ये कूलम लॉ का क्वेश्चन बचा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ये 9 into 10⁻⁹ into Q1 Q2 ये। ठीक, 6.5 का स्क्वायर कर लो, उसमें 36 मल्टीप्लाई कर दो। आज थोड़ा डिफरेंस, आई विल बी लेट बाय 10-15 मिनट्स। ठीक है, ठीक है, कुछ डिफरेंस रहना चाहिए जिंदगी में। 10 मिनट वाला मैं बोर हो गया था सुन के। आई अप्रिशिएट इट। टारगेट है तेरा, माई सेल्समैन, योर टारगेट इज टू सेल ऑल दीज प्रोडक्ट्स विद इन 30 मिनट्स। क्वाड्रेटिक हैं, रो मत कर ले तू, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करे वो कर लाल। ये वाली एक्सरसाइज कल्चर, तेरा छोटी एक्सरसाइज, तेरा आज का ये टारगेट है अगले 15 मिनट का। कौन है सर? नोवेरा खान। ये हाँ, वो बच्ची है ना, उसकी मम्मी है। तू फिल्म देख रही है बैठ के? मैं बस ऐसे नहीं, सॉरी पक्का अंदर। तुम्हें बोला था इसको मल्टीप्लाई करके 36 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तुम बड़े सुस्त हो, करना तो पड़ेगा ही, टाइम वेस्ट करो और क्या। मैं कर देता हूँ 65 into 65। यार ऐसी बातें मत कर दे क्यों राज। वहां पे तू 100% करके आएगा ना तो तेरे 80% मार्क्स आएंगे। तुझे अगर 95 प्लस या 100% मार्क्स चाहिए, तुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि मेरे को 150% करके आना है। तो वहां पे भी ये सोच रहा है कि इसमें तो नहीं कटेंगे, उसमें तो नहीं कटेंगे। 12th में तो तुम 90%, 95%, 100% स्कोर करना चाहते हो, तो तुम्हारी तैयारी 150% वाली होगी तो ही हो पाएंगे।
100% वाली प्रिपरेशन पे तो 70% नंबर आएंगे। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है और तुम उसमें भी कह रहे हो कि हम मैथ्स और फिजिक्स में आ जाए अच्छे नंबर, बाकी तू मेरी कैलकुलेशन की स्पीड देख, बैठा हुआ है यहाँ पे। सर इतनी जल्दी, क्या बात है, तुमसे हो ही नहीं पाता। 1521 इंटू 10 की पावर -14 + 9 -5 + 3, 1.52 इंटू 10 की पावर -2। double the amount the distance between is half. ठीक है। अच्छा, द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। तो उसके लिए हमें वैल्यू दोबारा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके बीच की जो फोर्स थी, सिंबल्स में पुट करो उसको, इनके बीच की जो फोर्स थी वो थी Q² बाय R²। न्यू फोर्स F', न्यू फोर्स के लिए अपने को क्या करना है, Q जो है, Q क्या कर दिया, डबल कर दिया, डिस्टेंस हाफ कर दिया। तो यहां पे लिख लो F' K 2Q इंटू 2Q बाय R² बाय 4। तो देखो अब फोर्स कितनी हो गई, F' is 16 F, 2 into 2 4, 4 into 4 16, new force is 16 times the original force which is, अब इसको सीधा 16 से मल्टीप्लाई कर दो। हम्म, Figure 1.30 shows tracks of 3 charged particles in a uniform electric field. Give the signs of the 3 charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? यहां पे देखो 3 पार्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। पहले तो इनका साइन सोचो, इनका ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐसे होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने 3 चार्ज पार्टिकल्स डाले, उनमें से 1 और 2 पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए और 3 नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो 1 और 2 क्या हुए, नेगेटिवली चार्ज, और 3 क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज, है ना। सो पहले तो ये, पर हमें क्या पूछा है, चार्ज टू मास रेशियो किसकी ज्यादा है। अब चार्ज टू मास रेशियो का क्या रोल है यहाँ पे, जैसे यहां पे हमारे पास ये है एक पॉजिटिव प्लेट, ये है नेगेटिव प्लेट, और इन दोनों के बीच में हमने एक चार्ज पार्टिकल छोड़ दिया, इन दोनों के बीच में हमने एक चार्ज पार्टिकल छोड़ दिया ऐसे, Q चार्ज का, ठीक। और मान लो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसका पाथ होगा ऐसे, क्योंकि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब इस पार्टिकल का चार्ज हमने मान लिया, इस पार्टिकल का चार्ज Q है, इसका मास m है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E। तो सोचो अगर ये y एक्सिस है वर्टिकल वाला और ये हॉरिजॉन्टल वाला x एक्सिस है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, मान लो u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज u, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0, acceleration in x direction is 0, acceleration in y direction is
फोर्स QE बाय मास M। इस तरफ तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इस तरफ तो कोई फोर्स नहीं होगी, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इस तरफ फोर्स होगी QE बाय M। फोर्स हो इस तरफ एक्सेलरेशन होगी QE बाय M, एक्सेलरेशन होती है फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स है QE, लेकिन वो इस तरफ है ना y में, तो QE बाय M इसकी एक्सेलरेशन है, इधर कोई फोर्स नहीं है, तो x में इसकी एक्सेलरेशन क्या है, 0, और x में इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, y में थोड़ी थी, तो y में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। और अगर फील्ड ना होती तो इसका पाथ ये होता, फील्ड की प्रेजेंस की वजह से इसके पाथ में इतना डिफ्लेक्शन आया, जो कि क्या होगा, y होगा UYT प्लस हाफ AY T स्क्वायर। UY क्या है, 0, तो y होगा हाफ QE बाय M इंटू T स्क्वायर, और QE बाय M ही तो है ना चार्ज टू मास रेशियो। हमें एक पार्टिकल का लेके देखना है। हाँ, एक के लिए हमें क्या पता चला कि जो उसका डिफ्लेक्शन होगा फील्ड में वो उसकी चार्ज टू मास रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो जिसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा उसकी चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा, विच इज 3। ठीक है, 3 का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है। थ्री का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है। आरडी वापस कर, लोगों की आरडी से काम करता है। ओए रियल नंबर बोल के क्या करने बैठ गया, वेरी झूठा बच्चा सर मैं आपके नेक्स्ट है। हाँ ले जाओ, कब है पेपर तुम्हारा, मंडे, यही वाला मंडे, नेक्स्ट वाला मंडे। मुझे एक्सरसाइज दिखाइयो कौन सी कर रहा है। ठीक है, सो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन हो गया इसमें, तो 3 की चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा। ई हमें क्या पता, ये इलेक्ट्रॉन है, मेरा ही है ना। क्वेश्चन बना दिया आपने। Consider a uniform electric field. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane? ये तो मैंने क्लास में भी कराया था। ठीक है, प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन, तो उसका जो एरिया लाई करेगा वो x में लाई करेगा। YZ प्लेन के अगर पैरेलल है ये, तो इसका एरिया कैसे लाई करेगा, x में, तो इसका एरिया वेक्टर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर इंटू मीटर में कन्वर्ट किया इंटू आई कैप, यानी 10 की पावर -2 आई कैप, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है 3000 आई कैप न्यूटन पर कूलम, तो फ्लक्स हो गया ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट में आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, 3000 इंटू 10 की पावर -2, 30 न्यूटन पर कूलम। बी पार्ट, what is the flux through the same square if the normal to its plane
makes a 60 degree angle with x axis normal to its plane ये हो गया हमारा x axis नॉर्मल टू द प्लेन ये नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन। अब हमारा एरिया ऐसे पड़ा हुआ है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब ऐसे पड़ा हुआ है हमारा एरिया ताकि उसका जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाए 60 डिग्री। तो फ्लक्स होता है एरिया वेक्टर नॉर्मल की तरफ एरिया वेक्टर ही तो होता है यानी कि ये एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो गया ई ए कॉस 60 ई ए कॉस 60 ई ए तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एक तरीके से तो 30 इंटू कॉस 60 होता है हाफ 15 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम लिख दिया गया यहाँ पे मैंने न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फ्लक्स। ठीक है ये था क्वेश्चन नंबर 14। हाँ हाँ बिल्कुल बहुत नंबर कटेंगे। What is the net flux of the uniform electric field through a cube of side 20 सेंटीमीटर। मैं पहले भी बता चुका हूं दोबारा बताता हूं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई क्लोज्ड एरिया रखा होता है तो फ्लक्स जीरो होता है क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर करेंगी उतनी ही लीव करेंगी। भूल गए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यूब रख दिया। पहले तो हमारा जो फ्लक्स था पिछले क्वेश्चन में उसकी तो वैल्यू आई थी क्योंकि वो फ्लैट एरिया था ये हमारा क्लोज्ड एरिया है तो इसमें क्या होगा जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही बाहर जाएंगी। एंटर करने वाले फ्लक्स को नेगेटिव बाहर जाने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव लिया जाता है तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो। फिर से सुन लो अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज्ड एरिया रखा हो तो फ्लक्स क्या होगा जीरो क्योंकि जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा और एक्स एक्सिस में है फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है तो इधर ऊपर नीचे और पीछे वाले से तो पहले ही जीरो है और इन दोनों से बचा तो इसमें जितना एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। तुम छोटे बच्चे हो गया तुम्हें ये सब नहीं पता। रूट के अंदर जब सेम होता है तभी ऐड हो सकते हैं सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं बाहर वाले रूट वाले नहीं होते। यहाँ दोनों में अंदर सेम होना चाहिए तब बाहर वाले ऐड यहाँ सब्ट्रैक्ट होंगे। तुझे 9th में भी मैं ये चीज 50 बार बता चुका हूँ। इन रूट में जब तक सेम नहीं होगा बाहर वाले ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते जब तक कॉमन नहीं होता डिवाइड नहीं हो सकते। ऐसे तो 50 चीजें प्लस में लिखी हैं ऊपर 2 को मैं सिर्फ फर्स्ट वाली से काट दूं ऐसा थोड़ी ना होता। बार बार सेम चीज पे क्यों आ जाते हो। तेरा अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा ये वाली क्लासेस का 3 घंटे का यो अब तू। Careful measurements of the electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of box black box प्लेन में लगा होता है उसके सरफेस से जो फ्लक्स है वो कितना है 8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। सिंपल Q होता है फ्लक्स होता है Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट तो नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स इज Q इंटू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स दे रखा है 8 इंटू 10 की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 तो ये होगा नेट चार्ज।
बॉक्स के अंदर। अगर बॉक्स के अंदर इतना चार्ज होगा तभी तो उससे इतना फ्लक्स बाहर आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8, एक दो 70.8 इंटू 10 की पावर -9। ठीक, ये हो गया हमारा ए पार्ट का आंसर, ये हो गया हमारा ए पार्ट का आंसर। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स? नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स का आंसर हो गया, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वर 0, बॉक्स के सरफेस से नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 है, could you conclude that there were no charge inside the box? why or why not? कह रहा है कि अगर एक क्लोज्ड सरफेस है और उसके थ्रू नेट फ्लक्स, उससे कोई फ्लक्स नहीं आ रहा, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0, तो इसका मतलब है कि उसमें चार्ज नहीं होगा। ऐसा नहीं है, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स तब भी 0 हो सकता है अगर उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हो, है ना। उससे फ्लक्स निकलेगा Q/ε0 और अंदर घुस जाएगा Q/ε0। मतलब एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक क्लोज सरफेस ने एक डाइपोल एनक्लोज किया हो, क्लोज सरफेस अगर एक डाइपोल एनक्लोज करे तो उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? अब डाइपोल में तो एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, तो अगर एक क्लोज सरफेस डाइपोल एनक्लोज करे तो उसके थ्रू नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। समझ आया? नहीं, नहीं समझ आया? तुम्हें गॉस लॉ पता है बहुत अच्छे से, कैसे अप्लाई कर दिया? वहां तक पहुंची नहीं मैं। तो ये क्लासेस अटेंड करने का क्या मतलब हो रहा फिर? इसमें कुछ तो सीखा होगा कि सब कुछ सेल्फ स्टडी से ही आना है, तो फिर कोर्स खरीदो और मौज करो। अरे गॉस लॉ इतनी बच्चों वाली चीज है कि उसको 5th क्लास में भी पढ़ा सकते हैं। एक क्लोज सरफेस है, हाँ सच में कुछ है ही नहीं, प्लस माइनस से भी आसान है। इसके अंदर एक चार्ज है Q, इसके थ्रू फ्लक्स होगा Q/ε0, इसके अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स होगा 0, इसके अंदर एक चार्ज प्लस Q है दूसरा माइनस Q है, तो टोटल चार्ज हो गया 0, तो फ्लक्स होगा 0। तो वो कह रहा है कि अगर किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स ना हो तो इसका मतलब है कि उसके अंदर चार्ज नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल भी हो सकते हैं। और कब नहीं होगा? क्या? जब चार्ज ना हो। चार्ज नहीं। अरे अगर चार्ज हो ही ना तो फ्लक्स होगा ही नहीं, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो तो भी नेट फ्लक्स 0 होगा। जितनी लाइंस निकलेंगी बाहर उतनी अंदर घुस जाएंगी वापस। यहां भी तो सीख, खुद क्या जो रिवाइज करेगी वही आएगा क्या? वो अच्छे से आएगा। नहीं, फिर क्लास अटेंड करने का तरीका गलत है। क्लास में तो सब कुछ अच्छे से सीख के जाओ, सेल्फ स्टडी में उतना नहीं आना चाहिए जितना क्लास में सीख के आना। तुम्हारी अटेंटिवनेस ही नहीं है, तुम क्लास में अच्छे से क्लास में अच्छे से सीख के जाओ। अच्छा एक बात बता, तो गॉस लॉ पे पूरी 1 घंटे क्लास ली पढ़ा था मैंने। और पता नहीं कुछ, और यहाँ पे अभी बताया बट 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 5 सेकंड के अंदर गॉस लॉ समझ में आ गया, क्योंकि अभी यहाँ पे अटेंटिवनेस थी, वो 1 घंटे में नहीं थी। सिर्फ इसी चीज की कमी है। टॉपिक तो ऐसे हैं बच्चों वाले, लेकिन उस टॉपिक को 1 घंटा खींचना पड़ता है कि शायद इस 1 घंटे में बच्चा 5 मिनट ध्यान दे ले तो उसको समझ में आ जाए। सच में तुम बोलो कि सर हम अगले 15 मिनट पूरा ध्यान देंगे, पूरा चैप्टर करा दूंगा, करके देख लेना। पढ़ाने वाले के लिए टॉपिक ही नहीं है कुछ, तो बार बार बताना पड़ता। अब ये देखो, सब्जेक्ट जो है ये 1 साल से यहां पढ़ रहा है, ठीक है, 9 फेल हो गया। और ये बंदा 2 को हमेशा पहली डिजिट से काट रहा है। ये 2 + 4/2 को 4 लिखता है, क्योंकि कहता है 2 से 2 कट गया।
हाँ, और गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 180 बार सेम गलती करके फिर दोबारा पूछता है, अच्छा ऐसे नहीं कट सकता। ये बच्चा 8 को 3 से काट के उल्टा 3 लिख सकता है। हाँ ये देखो ना, ये 8 है, ठीक है, अच्छा, समझ गई। इसको यहां से यहां काट के कहता है ये बचा एप्सिलॉन। ये साइन एक्स बाय एन को 6 प्रूव कर सकता है। ये तुम्हें समझ नहीं आएगा, थोड़ा ज्यादा, आ गया। इसके लिए थोड़ा आईक्यू ज्यादा चाहिए। A point charge 10 microcoulomb is at a distance of 5 centimeter directly above the center of square of side 10 centimeter. What is the magnitude of electric flux through the square? ये हम कर चुके हैं, एक बार फिर कर लो। यहां पर एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? इसके 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा है, सुन लो, गॉसियन सरफेस लगाना पड़ेगा। नहीं, इस पे तो वो लगेगा ना टेंडर। एक नहीं, हम कर चुके हैं क्वेश्चन क्लास में काफी अच्छे से डिस्कस करके। इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, 5 मिनट की अटेंटिवनेस चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है और ये पूरा स्क्वायर के अंदर आ जाएगा, ये चार्ज क्यू स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। टेन सेंटीमीटर की साइड है और 5 सेंटीमीटर ऊपर चार्ज रखा है, 5 सेंटीमीटर ऊपर चार्ज रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस स्क्वायर के थ्रू इस चार्ज का फ्लक्स क्या होगा। इस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ऐसे जाएंगी, कुछ तो ऐसे छोड़ देंगी स्क्वायर को, कोई इधर जाएगी, लेकिन एक ऐसे गई तो वो तो स्क्वायर के थ्रू पास होगी ना। एक ऐसे गई वो यहां से पास होगी, एक इधर गई वो यहां से पास होगी, एक ऐसे गई वो यहां से पास होगी। फ्लक्स का मतलब तो पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर क्रॉसिंग द सरफेस। तो वो कह रहे हैं कि कितना फ्लक्स होगा इस स्क्वायर के थ्रू। अगर तो मैं श्योर होता कि ये जो चार्ज है क्यू, इससे सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को काट रही हैं, तो सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सारी तो काट नहीं रही हैं। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए गॉसियन सरफेस का फंडा बना हुआ है। हमने क्या करना है, हमने एक गॉसियन सरफेस ले लेना है, जैसे कि सिमिट्री बैठे, तो हमने यहां पे एक गॉसियन सरफेस ले लिया, एक स्क्वायर जिसके ये सेंटर पे आ जाएगा। उसने जानबूझ के वैल्यूज 5 और 10 दी हैं। अब बताओ, इस इस चार्ज क्यू का इस पूरे स्फीयर से फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, पर हमें निकालना है एक फेस से, तो इसका आंसर है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय, ठीक है, लगभग इसको काटेंगे तो 1.2 आएगा, इससे कटेगा तो 0.6 आएगा, ऊपर जाएगा 6 हो जाएगा, 6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर।
नेक्स्ट करूं, a point charge of 20 microcoulomb is at the center of cubic Gaussian surface of 9 centimeter edge. What is the net electric flux through the surface? पॉइंट चार्ज है 2.0 माइक्रोकूलम सेंटर पे है, तो हमें सरफेस की एज लेंथ से क्या लेना देना, फ्लक्स तो सीधा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, वो शेप का कोई भी पैरामीटर देगा तुमको कंफ्यूज करने के लिए, तो इसका आंसर क्या है, डायरेक्ट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो भी आएगा इसको सॉल्व करके। A point charge causes an electric flux of this to pass through a spherical Gaussian surface 10 centimeter radius centered on the charge. If the radius of Gaussian surface were double, how much flux would pass through the surface? Same. फ्लक्स सिर्फ एनक्लोज्ड चार्ज पे डिपेंड करता है, रेडियस डबल करने से फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, ठीक है, पहले पार्ट में हम लिख देंगे देयर विल बी नो चेंज इन फ्लक्स, दूसरा वैल्यू ऑफ चार्ज Q इज फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स है नेगेटिव तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, -1.0 इंटू 10⁻³ इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, so this one is -8.85 into 10⁻⁻9 क्लियर है। A conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge. Conducting sphere of radius 10 centimeter, conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge. If the electric field 20 centimeter from the center, electric field 20 centimeter from the center, ये रेडियस 10 है ना, 1500 न्यूटन पर कूलम, पॉइंट्स रेडियली इनवर्ट, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है टुवर्ड्स द स्फीयर, यानी कि इस पे चार्ज है नेगेटिव, समझ गए, और एक स्फेरिकल बॉडी पे चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, ये पूरा का पूरा क्यू चार्ज बिहेव करेगा जैसे यहां कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था K Q/R², इलेक्ट्रिक फील्ड है 1500, K होता है 9 इंटू 10⁻⁹, Q हमने निकालना है, R है 20 सेंटीमीटर जो कि होगा 1/5, जो कि होगा 1/5 मीटर में, 1500 इंटू 1/25 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻9 कूलम में, ठीक है, 25 से कट जाएगा ना ये 660 और ये 3 से कट गया 20/3, नेगेटिव चार्ज,
नेगेटिव क्यों सर? लिखा है कि रेडियली इनवर्ड्स है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होती शेल। A uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has surface charge density। फिर से एक स्फीयर आ गया, ठीक, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये है 2.4 मीटर का डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया 1.2 मीटर, और इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, जो कि होगी चार्ज पर यूनिट एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वो है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो को कूलम में चेंज करो 10 की पावर -6 और फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो क्यू निकालना है बाय 4 पाई इंटू 1.2 का स्क्वायर। तो क्यू है ये इधर लिखा 80 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.44, ये चार्ज, ठीक है। एट्टी इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.44 इंटू 10 की पावर -6, 1.123 -3, 1.44 मिली कूलम, 1.44 मिली कूलम, ठीक है ना। What is the total electric flux leaving the surface? Total electric flux leaving the surface is Q divided by epsilon naught, यानी 1.44 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। समझ में आया? 1.44 डिवाइडेड बाय 8.85, 10 की पावर 12 हो जाएगा ना पॉजिटिव में, 3 बचेगा, सॉरी 3 नहीं बचेगा, बहुत सारा बचेगा, 9 बचेगा, 1.62 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, 2 क्वेश्चन छोड़ने क्या फायदा, आखिरी 2 क्वेश्चन है नहीं। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ, infinite line charge produces a field of 9 into 10 raised to power 4 Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. Find the linear charge density. E होता है लाइन चार्ज के लिए, फॉर्मूला आया था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन। 9 इंटू 10 रेस टू पावर 4 इक्वल टू लैम्डा बाय, यार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताया ना हमको, 9 इंटू 10 रेस पर 9, तो इसको एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 9 इंटू 10 रेस टू पावर 9, ऊपर एक 2 बचेगा, एक लैम्डा बचेगा, नीचे आर बचेगा जो कि है 2 सेंटीमीटर यानी 0.02। ये कट गया सब कुछ, 9 से 9 कट गया, इससे ये कट गया, तो नीचे ऊपर 100 बचेगा, 11 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, 4 - 11 -7, लैम्डा इज 10 की पावर -7। ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, कूलम पर मीटर, चार्ज पर यूनिट लेंथ। Two large thin metal plates are parallel and close to each other
on their inner faces the plates have surface charge density of opposite sign and magnitude this. What is the E in the outer region of the first plate, outer region of the second plate and between the plates? ये वैल्यू तुम खुद निकाल लेना, मैं आइडिया देता हूं तुमको. हमने गॉस लॉ की लास्ट एप्लीकेशन में ये निकाला था कि एक प्लेन शीट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. प्लेन शीट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. अब अगर दो प्लेन शीट्स हो, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा 1, इसकी है प्लस सिग्मा 2, दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं लेकिन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटीज डिफरेंट हैं. तो इस रीजन में दोनों, देखो दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकलेंगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं. तो इस रीजन में दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, E1 और E2. बोलो रीजन 1. रीजन 2 में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं बाहर लेकिन इसकी इधर. समझ आया? और इस रीजन में दोनों की इधर. तो रीजन 1 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव लो, इधर वाली पॉजिटिव लो. रीजन 1 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट. दोनों ऐड हो गई ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो गई लेकिन नेगेटिव में ऐड हो गई क्योंकि दोनों नेगेटिव वाली तरफ है. माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2. क्लियर? E2 सेकेंड रीजन में E1 पॉजिटिव E2 नेगेटिव, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट. 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बचा. और थर्ड रीजन में दोनों राइट में, तो सिग्मा 1 बाय, ये रीजन 3 हो गया ना, दोनों इस तरफ सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट. 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2. समझ गए? तो इसमें अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हो तो ये रीजन दे रखे हैं आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट. आउटर इसका आउटर और ये बीच वाला रीजन. ठीक है? अगर जैसे इस क्वेश्चन में है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हो, सिग्मा मान लो, तो E1 क्या हो जाएगा? अगर दोनों बराबर होंगे तो देखो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कट गया, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. माइनस का मतलब है कि इस तरफ है, वैल्यू तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही है. बीच वाले रीजन में हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा 0, और तीसरे रीजन में हो जाएगा प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. और एक और स्पेशल केस है इसके अंदर कि अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर हो बट एक पॉजिटिवली चार्ज हो एक नेगेटिवली चार्ज हो, आगे कैपेसिटर्स आएंगे उसमें काम आएगा. अगर सिग्मा 1 हो सिग्मा और सिग्मा 2 हो माइनस सिग्मा, फिर तो E1 0, E2 ऐड हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, E3 भी 0. अब इसी में से कोई केस होगा इस क्वेश्चन, पहला वाला है वो वाला, वैल्यूज पुट कर दें.